साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता, चेस्ट फिजिशियन बलरामपुर अस्पताल। आज मैं अपने चैनल पर डेंगू की तीसरी कड़ी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहले मैंने पिछले साल डेंगू की पार्ट 1 पार्ट 2 बनाई थी, जिसमें पार्ट 1 में मैंने डेंगू संक्रमण से होने वाले सारे लक्षण और उनके इलाज और प्रिवेंशन सब के बारे में चर्चा करी थी, और पार्ट 2 में मैंने प्लेटलेट्स के बारे में एक विस्तृत जानकारी आपको दी थी। तभी कुछ प्रश्न बाकी रह गए लग रहे थे, जितने प्रश्न हम लोगों के पास फ़ोन आते रहते थे, और तो मैंने सबको ये सलाह दी कि पहले 2 वीडियोस सुने ज़रूर, और तभी इनके जो प्रश्न मुझको लगे रिलेवेंट कुछ और क्लियर करने के लिए, तो उसको लेकर के मैं तीसरा पार्ट बना रहा हूँ। उनको सुने और इसको भी सुने तो आपके काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएंगे। तभी अगर कोई प्रश्न रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे खुशी होगी कि मैं आपके प्रश्नों को और अच्छी तरह सॉल्व कर सकूं। पहला प्रश्न था कि चारों सीरोटाइप में कौन सा सबसे ज़्यादा खतरनाक है, विरुलेंट है, घातक है। इसमें जो इसका डेनवी2 है वो सीरोटाइप सबसे ज़्यादा खतरनाक पाया गया है, और अभी हाल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और दूसरे राज्यों में जो डेंगू फैला उसमें इसी का प्रकोप देखा गया है, इसीलिए थोड़ा हाहाकार ज़्यादा रहा। साथियों, जब हम इसकी बात करते हैं तो हम ये देखेंगे कि जो दूसरा प्रश्न आता है कि मरीज, आप लोग कहते हैं डॉक्टर साहब कि प्लेटलेट कमी पर ज़्यादा ध्यान मत दो, ये सामान्य वायरस की तरह चला जाएगा, लेकिन हम सब डरे हुए हैं कि प्लेटलेट पे कमी ना ध्यान दें, तो किस चीज़ पे ध्यान दें कि हमारा मरीज कहीं सीरियस तो नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही बात है कि जो सीवियर डेंगू है उसके क्या लक्षण हैं, जिससे हमको ये पिछली वीडियो में भी मैंने बता रखा है, इसको मैं दोहराना चाहूँगा यहाँ पर कि अगर प्लेटलेट की कमी के बजाय और हेमाटोक्रिट प्लेटलेट कमी 20,000 10,000 तो भी हो जाए, ब्लीडिंग ना हो रही हो और हेमाटोक्रिट मेंटेन हो रहा हो, तो आपको कतई डरने की ज़रूरत नहीं है। जब तक साथ में अगर वो मेंटेन नहीं है तो आपको जाने जाना है अंडर में कि ब्लीडिंग हो गई, या कहते हैं कि हेमाटोक्रिट आपका बढ़ने लग गया, इसका मतलब प्लाज्मा लीकेज शुरू हो गया। क्योंकि इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, पहला बुखार, दूसरा प्लेटलेट में कमी, तीसरा प्लाज्मा लीकेज। प्लाज्मा लीकेज ही लीथल है, प्लाज्मा लीकेज पे ध्यान देना है। हेमाटोक्रिट का बढ़ना ये प्लाज्मा लीकेज का इंडिकेटर है। अगर प्लाज्मा लीकेज होगी तो अक्सर हमारा मरीज पेट में दर्द, अत्यधिक पेट में दर्द, छूने में दुखने वाला दर्द, लगातार उल्टी, मतलब एक दिन में 3 या 3 से ज़्यादा उल्टियाँ, सुस्ती, थकान, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, घबराहट, नाक और मसूड़ों से ब्लीडिंग होना, उल्टी या मल में खून आना, शरीर में पीलापन पड़ना, अचानक बुखार डाउन होकर के हाथ पैर में ठंडापन फैल जाना, मतलब हाइपोथर्मिया वाली कंडीशन आ जाना, सांस फूलना, पेट फूलना और पेट में सूजन आदि आना, इनमें कोई भी लक्षण हो रहा है तुरंत भर्ती हो जाइए, ये प्लाज्मा लीकेज के लक्षण हैं। अगर हम इसको और समझें कि सीवियर डेंगू को कैसे हम लोग जान सकते हैं, इसमें 2 बड़े फीचर्स हैं। एक तो डॉक्टर के अग्रवाल सर ने हम लोगों को फार्मूला 20 पढ़ाया, और टेस्ट के लेवल पर जो NS1 टेस्ट है, अगर उसका हम ज़्यादातर क्वालिटेटिव करते हैं, मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर हम उसका क्वांटिटेटिव कर लें तो हम इंडिकेटर पा सकते हैं कि कहीं ये पेशेंट DHF डेंगू हेमरेजिक फीवर की तरफ जाने के लिए प्रोन तो नहीं है। और ये देखा गया है कि जो NS1 की वैल्यू है, अगर पहले 3 दिन में अगर हम जांच कराते हैं और NS1 की वैल्यू अगर 600 नैनोग्राम से ज़्यादा है पहले 72 घंटे में, तो ये DHF के लिए प्रोन पेशेंट हो सकता है। डॉक्टरों के स्तर पे उन्होंने कहा कि अगर मरीज आपके यहाँ भर्ती है या किसी और तरह से मॉनिटर हो रहा है और आपको अचानक लगता है कि पल्स रेट उसकी 20 से ज़्यादा बढ़ गई, बेसल से 20
पल्स रेट दर बढ़ गई, या उसके ब्लड प्रेशर में सिस्टोलिक जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होता है उसमें 20 की कमी आ गई, या जो पल्स प्रेशर होता है उसमें 20 पॉइंट की कमी आ गई अप टू 20। आपको पल्स प्रेशर समझने के लिए समझना पड़ेगा कि 120/80 आमतौर पे बताया जाने वाला ब्लड प्रेशर है एक आम आदमी में। तो जो सिस्टोलिक है 120 और डायस्टोलिक है 80, इसके बीच के डिफरेंस को पल्स प्रेशर बोलते हैं। और ये 80 और 120 से 80 घटाते हैं तो 40 बचता है। आमतौर पे यही इसके आसपास मेंटेन रहता है। अगर अचानक ये पल्स प्रेशर, अगर सिस्टोलिक बीपी डाउन हो जाएगा तो पल्स प्रेशर घटता चला जाएगा, और ये 20 या 20 से नीचे जाने लग जाए, समझ लीजिए कि खतरे की घंटी बज गई। अगर प्लेटलेट्स में तेज़ी से गिरावट हो रही है और 20,000 या 20,000 से नीचे आ रही है, धीमे धीमे गिरावट हो रही है, तो कोई खास बात नहीं है। और साथ ही में रैपिड राइज इन पीसीवी पेट सेल वॉल्यूम, या जिसको हेमेटोक्रिट कहते हैं, उसमें बेस लाइन हेमेटोक्रिट से 20% ज़्यादा बढ़ रहा है, या 1 स्क्वायर इंच एरिया में टूनिकेट टेस्ट पर 20 या 20 से ज़्यादा पेटिची दिखाई दे रहे हैं, और या शॉक के साइन आने लगे हैं, मतलब यानी कि एक्सट्रीमिटीज़ कोल्ड हो रही हैं और कैपिलरी फिलिंग टाइम बढ़ रहा है, और कहते हैं कि तो आप कह सकते हैं कि हम मरीज के डीएचएफ में जाने की तैयारी में है, या हमारा मरीज डीएचएफ में लैंड अप कर रहा है। तो साथियों, ये चीज़ हमको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अलर्ट होकर के काम कर सकें कि मरीज में कोई जटिलता ना होने पाए। ऑन एग्जामिनेशन अगर हम सीवियर डेंगू को देखें कि हम और क्या जांचें, अगर मरीज को एग्जामिन करेंगे तो हमको लीवर बढ़ा हुआ मिल जाएगा 2 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा बढ़ा मिल जाएगा। पेट में पानी एसाइटिस मिल सकता है, फेफड़ों में पानी अर्थात प्लूरल फ्यूजन मिल सकता है, जो उनके टेस्ट का पॉजिटिविटी मैंने बता ही दिया, और ब्लड प्रेशर डाउन बता दिया, शॉक के लक्षण बता दिए। तो ये सब चीज़ें आपको सीवियर डेंगू के एग्जामिनेशन में मिल सकता है। वहीं पर जो बाकी तो इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया जा चुका है, एक ख़ास बात बतानी है कि जो स्केलेटल मसल इंजरी डेंगू में होती है उसकी वजह से इसके अंदर जो ट्रांसमिनेशंस लीवर के बढ़े हुए मिलते हैं, वो उसमें SGOT ज़्यादा बढ़ता है देन SGPT के, ये ख़ास बात है। और जब ये प्लाज्मा लीकेज की स्टेज आती है तो इसमें इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी के चलते, तो ये फ्लूइड के लीक से आपने देखा कि तक कि प्लूरल फ्यूजन हुआ, एसाइटिस हुई, ये सब हुए, और आगे वो चल करके एक कैलकुलस कोरिसिस्टाइटिस, मतलब नहीं गाल ब्लैडर में सूजन बिना पथरी के, हेपेटोपैथी मतलब ट्रांसमिनेसेस का बढ़ना, लीवर का सूजना, मायोकार्डाइटिस हार्ट में सूजन आना, इंसेफेलोपैथी ब्रेन में लक्षण पैदा होना, और फिर मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर होने लगता है, लीवर फेल कर गया, किडनी फेल कर गई, और हम कहते हैं कि मैसिव ब्लीडिंग शॉक से होते हुए डेथ तक मरीज हमारा मतलब डेंगू शॉक सिंड्रोम में चला जाता है। इसलिए हमको लक्षण जानना बहुत ज़रूरी है कि किन वजह से ये हो सकता है। किन में ये ज़्यादा होता है, ज़्यादा किस में हो सकता है? एक, जो ऐसे मरीजों में डेंगू होना जो पहले से किसी कोमॉर्बिडिटी से ग्रसित हैं, जैसे ओबीज हैं, हाइपरटेंशन है, अस्थमा है, डायबिटीज़ है, इन सब आदि जो आपकी COPD है, ये सब जो अगर पहले से बीमारियां चल रही हैं तो आपको साथ में डेंगू होने पे डेंगू जटिल होने की संभावना बढ़ सकती है। और वहीं पर जो बच्चे 6 साल से ऊपर होते हैं उनकी बाहर खेलने जाने की उम्र हो जाती है, वो बाहर निकल के भी घूमते हैं और उन अपना प्रोडक्शन लेवल भी कम रखते हैं, मॉस्किटो से बचाव भी कम कर पाते हैं बच्चे। वहीं पर उनकी इम्यूनिटी एडल्ट्स के मुकाबले कम होती है, इसलिए उनको डेंगू होने का संभावना ज़्यादा होती है। जैसा हम जानते हैं कि वीक इम्यूनिटी अगर हो और या दूसरा संक्रमण हो तो वो ज़्यादातर जटिल होता है, सीवियर डेंगू होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जैसा हम जानते हैं कि एक ज़िंदगी में पहली बार जब हुआ, एक सीरोटाइप से हुआ,
उससे तो आपकी इम्यूनिटी ज़िंदगी भर के लिए आ गई। वहीं पर जैसे दूसरी बार अगर दूसरे सीरोटाइप से होता है, मतलब एक आदमी को चारों सीरोटाइप से हो सकते हैं, अगर दूसरे टाइप से हुआ तो पहले के मुकाबले उसका सीवियर डेंगू में जाना लाजमी हो जाता है, ऐसा देखा गया है, ज़्यादा चला जाता है। तो अगर हम दोबारा संक्रमण से अपने को नहीं बचा पाते हैं तो सीवियर डेंगू में हम लैंड अप कर सकते हैं। इसलिए हमको जो इसका पीरियड है कि मानसून से लेकर के दिवाली तक हमको बचना है मच्छरों से, ये हमको ध्यान देना चाहिए। साथियों, वहीं पर अगर हम ये देखें कि जो ये एंटीबॉडीज़ होती हैं, उनसे हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये पहला इन्फेक्शन है, प्राइमरी डेंगू है, या इसको पहले कभी डेंगू हो चुका है, ये सेकंड है, जहाँ पर हमको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि सेकंड डेंगू DHF में जा सकता है, वहाँ पर हमको क्लोज मॉनिटरिंग करनी है। साथियों, जब पहला इन्फेक्शन होगा तो जो IgM होगा, पहले बनने वाली एंटीबॉडी, वो थर्ड डे ऑफ फेब्राइल डिसीज़, मतलब संक्रमण के बाद जो पहला तीसरा दिन होगा, वो उस थर्ड डे पर इसकी बनना शुरू हो जाएगा और 2 से 6 हफ्ते ये बनी रहती है। वहीं पर IgG जनरली बुखार आने के बाद 7वें दिन से बनना शुरू हो जाती है और ये ईयर्स टुगेदर बनी रहती है। अगर सेकंड इन्फेक्शन का पिक्चर हमारे सामने आएगी तो हमको मिलेगा कि तीसरे दिन ही IgG पॉजिटिव और काफ़ी 3-fold 4-fold पॉजिटिव है, वहीं पर IgM कम बढ़ा हुआ मिल रहा है। अगर हमको ऐसी पिक्चर मिलती है कि थर्ड डे फोर्थ डे पर ही हमको IgG पॉजिटिव मिलने लग जाए और IgM जो है कहते हैं कि कम बढ़ा मिले इसका मतलब हमको क्वालिटेटिव के अलावा क्वांटिटेटिव भी कराना है, तो हम कह सकते हैं कि हम सेकंड डेंगू इन्फेक्शन से हम जूझ रहे हैं। अगर करंट इन्फेक्शन जानना है तो IgM के साथ IgG ना भी हो या IgG भी हो तो हम कह सकते हैं करंट इन्फेक्शन है। अगर 4-fold राइज है दूसरे से चौथे हफ्ते में IgG का, तो हम कह सकते हैं रिसेंट इन्फेक्शन है। और अगर IgM कतई ना हो और IgG ही केवल बढ़ा हुआ मिले तो हम कह सकते हैं ये पास्ट इन्फेक्शन की तरफ इशारा कर रहा है। IgM ना हो, IgG भी ना हो, तो या तो कहते हैं कि ये मतलब कोई दूसरा इन्फेक्शन है, और या फिर कहते हैं कि हमने टेस्ट बहुत जल्दी कराया है, एंटीबॉडीज़ अभी अपीयर नहीं हो पाई हैं। अगर केवल IgG पे हम टेस्ट कराते हैं तो डेंगू के संक्रमण की पुष्टि करना थोड़ा सा लेस रिलायबल होगी। और ओनली IgG अगर बढ़ा हुआ हो NS1 के साथ तो ये जो है एक्टिव इन्फेक्शन को बतलाता है। अगर हम ये देखें कि इसको हम प्रिवेंट कैसे करें, प्रिवेंशन के लिए भी हमने बात कर रखी है, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल बात करते हैं। पहले हम जो 3 मुख्य तरह के मच्छर होते हैं उनके बारे में थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। एक तो होता है एडीज, दूसरा क्यूलेक्स और एनाफिलीज। इनके संपर्क में हम लोग ज़्यादा रहते हैं। एडीज के बारे में हम जानते हैं कि ये जो इंसेक्ट वेक्टर है, ये येलो फीवर, चिकनगुनिया, डेंगू और जिका वायरस को ये फैलाता है। वहीं पर जो क्यूलेक्स है वो जापानीज इंसेफेलाइटिस को फैलाता है। वहीं पे जो एनाफिलीज है वो मलेरिया है और कहते हैं कि को ज़्यादा फैलाता है। यही और फाइलेरिया जो है ये तीनों ही फैला सकते हैं। जो एडीज होता है ये प्रेफरेबली डे बाइटर है, मतलब यानी कि ये दिन में ज़्यादा काटता है, दिन भर काटता है और ये इसमें जो है मच्छर कम आवाज़ करता है। क्यूलेक्स का मच्छर सब कहते हैं कि लगभग आवाज़ नहीं करता है और ये जो है सुबह, डान और डस्क समय में, मतलब कि भोर में और शाम के समय में, गोधूल के समय में ज़्यादा काटता है। और इसके जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो छोटे होते हैं, इसलिए ये जो है ज़्यादातर फेस और गले और चेहरे पे ही काटता है।
ये कपड़े के ऊपर से नहीं काट पाता है। वहीं एनाफिलिस सबसे ज़्यादा आवाज़ करता है और ये डान, डस्क और नाइट में ज़्यादा काटता है, दिन में एडीज काटता है। अगर हम इसको समझते हुए आगे बढ़ें कि इसको हम प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो बात समझ में आती है कि दिन के समय में एडीज और डेंगू की हम बात करें तो एडीज से हम पहले से बचाव करना है तो हम मच्छरदानी से नहीं कर सकते। मच्छरदानी से तो रात काटने वाले से कर सकते हैं। दिन के समय में हमें बचना है तो हमको फुल स्लीव के कपड़े, फुल पैंट पहनना है, फुल स्लीव की शर्ट्स पहननी है और खुले हिस्से को अगर हम कवर नहीं कर सकते तो मॉस्किटो रिपेलेंट्स का उपयोग करना है, जैसे ओडोमॉस इत्यादि से, या ऐसे कमरे में बैठना है जहाँ पर हवा आए, नेट अच्छी लगी हो और हवा आए लेकिन मच्छर कतई प्रवेश ना कर पाए। अगर हम इस बात को समझते हैं तो समझ सकते हैं कि मलेरिया से बचने के लिए मच्छरदानी रात में लगाना जितना ज़रूरी है उतना हमें क्यूलेक्स और एडीज से बचने के लिए दिन में मच्छरदानी नहीं लगा सकते। मच्छरदानी एडीज में से बचने के लिए तब लगाई जाती है दिन के समय में जब मरीज डेंगू से पीड़ित हो या और दूसरी बीमारी से पीड़ित हो, चिकनगुनिया, येलो फीवर से, और हम किसी नए एडिस मच्छर से को संक्रमित होने से बचाना चाहते हो कि वो डेंगू का, चिकनगुनिया का, जिका वायरस का वाहक ना बन जाए, या मलेरिया का ही है या किसी भी बीमारी का है, तब हमको दिन के समय में भी लगाना है ताकि हमको कोई नया मच्छर जो असंक्रमित है वो इसका नया वाहक ना बन जाए हमारे ब्लड से। दूसरी बड़ी बात ये है कि जो ये मच्छर है एडीज़, ये बहुत कम उड़ पाता है। ये 50 मीटर के आसपास ही उड़ पाता है और जब चूँकि ये ज़्यादा उड़ नहीं सकता तो ये आसपास, घर के आसपास की ही किसी फ्रेश वाटर में पैदा हुआ माना जा सकता है। और जब उसने एक घर के किया है और ये मच्छर एक दिन में 3 मील लेता है, जबकि मलेरिया का मच्छर एक दिन में 3 दिन में 1 मील लेता है। तो 3 दिन बाद वो किसी नए आदमी को काट करके अपना सलाइवा से स्पोरोजोइट मलेरिया के फैलाएगा, जबकि ये दिन में 3 बार मिल लेता है एडिस, तो एक दिन में वो 3 नए आदमियों को संक्रमित कर सकता है, मतलब 3 दिन में 9 आदमियों को संक्रमित कर सकता है। तो इस तरह से हमको दिन में इसकी बाइटिंग से बचना ही होगा और दिन में बचने के लिए हमें इनका प्रिवेंशन करना पड़ेगा कि हम घर के सारे हिस्से को साफ़ रखें, कहीं पानी कूलिंग ना होने दें, इवन गमले के नीचे जो प्लेट लगती है उसमें भी पानी ना रहे, बाटल के ढक्कन तक में पानी ना रहे जो अनयूज्ड पड़ा हो, और केवल फेंक ना दे पानी, उसको अच्छे से मान धो के साफ़ कर दें, क्योंकि इसके अंडे बड़े नटोरियस होते हैं, वो सिंपल पानी से धोने से नष्ट नहीं होते। तो इसके लिए आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा कि घर के दूसरे मेंबर्स को अगर बचाना है तो इसके प्रिवेंशन के सही तरीक़ों को हमको अपनाना पड़ेगा। और ये दूर तभी जा सकते हैं जब ये आपकी कार वार बैठ जाए और वहाँ से चले जाने, तो ये उसी एक घर के आसपास ही बने रहते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रिवेंशन को समझें कि हमें पूरे कपड़े पहनने हैं और हमको बचाव, वास्तविक बचाव करना है। आशा है कि इस वीडियो को सुनने के बाद आपके अंदर कुछ प्रश्नों के सॉल्यूशंस और ज़्यादा मिले होंगे। एक सूचना और देनी है कि ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कोरोना में पाया, वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का कॉन्सेप्ट डेंगू के इलाज में भी आ गया है, रिसर्च फेज़ में है। और ये बताया जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है कि यदि डाउट है कि ये सेकेंड इन्फेक्शन है या डीएचएफ के साइन शुरू होने की संभावना लग रही है, तो बिना डीएचएफ के साइन के आने के, अगर कोई डरा हुआ है, घबराया हुआ है कि कहीं डेंगू हमारा डीएचएफ में कन्वर्ट हो जाए, तो हम उसको अगर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को डीएचएफ के शुरुआत होने के पहले ही लगा दें तो हम मरीज के फीवर को 24 से 48 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं और लगभग
100% आउटकम बताया जा रहा है कि किसी कोई भी लैंड अप नहीं किया DHF में, डेंगू हेमरेजिक फीवर में। आशा है इन सब नई जानकारियों से आपको डेंगू से लड़ने में जो मानसिक ताकत चाहिए वो ज़रूर मिली होगी, और आपके डेंगू से आप बचे रहें और स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन कामनाओं के साथ यहीं पे अपनी बातें विराम देता हूँ। कृपया इसको लोगों में शेयर करें और मुझको कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने विचारों से अवगत कराएं और आशीर्वाद दें। धन्यवाद।